हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज़ भानु प्रताप। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ एक फिर से लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने वाला हूं सीआरपीसी का, जो सेक्शन 157 के ऊपर है और डिले इन लॉजिंग द एफआईआर जो 154 के अंदर लॉज होती है, उसमें डिले होता है, उसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो जजमेंट का नाम है रविंद्र महतो वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड। ये 2006 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और सीआरपीसी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये जजमेंट ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। मैं बता दूँ कि इस जजमेंट के अंदर आपको दो लैंडमार्क जजमेंट जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया था अर्जुन मारिक की और महराज सिंह की, उसको भी डिस्कस किया गया, उसको भी साइट किया गया इस जजमेंट के अंदर। तो बात करते हैं ज़रा इसके फैक्ट्स पे। देखिए, ये जजमेंट एक मर्डर केस के ऊपर है और सेक्शन 149 जो आपका अनलॉफुल असेंबली का इंडियन पीनल कोड में है उसके रिगार्डिंग है। तो ये झारखंड की कहानी है, 1989 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 11 जुलाई को सुबह 9 बजे के आसपास कुछ लोग थे, रविंद्र महतो, बलराम महतो, लंबो महतो, जगमोहन महतो, फागू महतो, धनंजय महतो, हुना महतो, ग्रीश महतो, ये काफ़ी सारे लोग थे। तो ये एक खेत में इकट्ठा हो गए, ये खेत में आ गए, ठीक है। जहाँ पे मौजूद कौन कौन था ज़रा मैं वो बता देता हूँ। सोहराई पूरन, राम मोहन पूरन नाम के व्यक्ति, चैता पूरन मौजूद थी, वहाँ पे गोपाल पूरन नाम का एक व्यक्ति मौजूद था। तो ये लोग अपने खेत में थे और एक पेड़ के नीचे आराम से ये पूरन वगैरह जो सोहराई पूरन, राम मोहन पूरन अपने खेत के नीचे आराम कर रहे थे। तभी इन्होंने सिरसा, लाठी, फरसा लेके जगमोहन, फागू, धनंजय, हुना, रविंद्र महतो, बलराम महतो, लेम्बो महतो, इन सबको आते हुए देखा। तो जब ये लोग आए तो यहाँ पे इन लोगों की बहस हो गई। तो बहस जब हुई तो इनकी उसमें से तभी तुरंत हुना महतो आया। हुना महतो ने स्टोन पेल्टिंग करना शुरू कर दिया, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया हुना महतो ने। तो पत्थर वत्थर जैसे फेंका, तो पत्थर फेंकने के बाद इन दोनों में मतलब आपस में बहस हो गई। तो उसमें से रविंद्र महतो, बलराम महतो ने तलवारें निकाली और फरसा निकाला, जिससे उन्होंने इंजरी कर दी और दो लोगों की वहाँ पे मौत हो गई। सोहराई पूरन की मौत हो गई और राम मोहन पूरन की मौत हो गई। वहाँ पे चैता पूरन भी थी जो उस जगह से भाग गई, ठीक है। और वहाँ पे एक आई विटनेस थे, गोपाल पूरन। तो जब मौत हो गई तो फिर जो यहाँ पे लोअर कोर्ट में इनको सज़ा दी गई, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट 302 लगाया गया इन पे और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। तो रविंद्र महतो, बलराम महतो और लंबो महतो को 302 के अंदर चार्ज किया गया और जगमोहन, फागू, धनंजय, हुना और ग्रीश महतो को 302 और 149 के अंदर चार्ज किया गया। और उसके अलावा जगमोहन और लेम्बो महतो को 323 जो हर्ट करने का जो प्रोविज़न है इंडियन पीनल कोड में, उसके अंदर भी ग्रीवियस हर्ट का जो उसके अंदर भी इनको चार्ज किया गया। तो अब सवाल आया यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा मैं आपको और इंडियन पीनल कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा। तो यहाँ पे जो अपीलेंट थे, जो रविंद्र महतो और अदर जो बंदे हैं इसमें, उन्होंने फिर हाई कोर्ट में अपनी अपील लगाई। तो हाई कोर्ट ने इनकी अपील डिसमिस कर दी, फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया। तो यहाँ पे दो चीज़ें थी। अब यहाँ पे तारीख आप ध्यान रखना, 11 जुलाई सन 1989 को सुबह 9 बजे ये घटना हुई है, 9 बजे के आसपास। और जो आई विटनेस था उसने जो अपना इंसिडेंट नैरेट किया है, पुलिस को रिकॉर्ड कराया था स्टेटमेंट, वो उसी दिन 11 जुलाई की रात को 8:30 बजे के आसपास कराया है। और ऑफिशियली जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो 12 जुलाई को हुई थी। तो यहाँ पे डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को इंसिडेंट हुआ, 12 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई और 11 जुलाई की मॉर्निंग में इंसिडेंट हुआ था और 12 जुलाई के 10 बजे मॉर्निंग में जाके मतलब लगभग 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई। और उसके 24 घंटे बाद ऑलमोस्ट 13 जुलाई को मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर की कॉपी जो ऑक्यूरेंस रिपोर्ट होती है वो भेजी गई। तो यहाँ पे 2 दिन का मार्जिन आप समझ लीजिए मजिस्ट्रेट का के पास आया, क्योंकि इंसिडेंट हुआ 11 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग को और जब मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर की कॉपी गई रिकॉर्ड होने के बाद, तो वो कॉपी 13 जुलाई को गई थी। तो यहाँ पे जो अपीलेंट के जो एक्यूज साइड के जो एडवोकेट थे, उन्होंने ये बात बोली कि देखिए यहाँ पे डिले इन लॉजिंग ऑफ एफआईआर हुई है और ऑब्वियसली डिले इन लॉजिंग ऑफ एफआईआर से एक्यूज को एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रोसिक्यूशन अपनी इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टोरी कर सकता है। और सेक्शन 157 स्पेसिफिकली कहता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको फोर्थविथ मतलब इमीडिएटली अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है, जो कि वहाँ पे इसने नहीं भेजा। ये आर्गुमेंट मैं आपको बता रहा हूँ जो अपीलेंट मतलब एक्यूज साइड से जो आर्गुमेंट है उनके लर्नेड एडवोकेट काउंसिल ने किया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ डिले इन लॉजिंग ऑफ एफआईआर है और वहाँ पे उन्होंने 2 जजमेंट भी कोट करी, अर्जुन मारिक वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार और महराज सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। और दोनों जजमेंट मैंने आपको डिस्कस करा रखी है, आप प्लेलिस्ट मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है सीआरपीसी के प्लेलिस्ट की, लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो दोनों जजमेंट्स को कोट किया कि क्योंकि एफआईआर एक सब्सटैंशियल पीस ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, एक सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस होता है, जहाँ पे डिले के बाद ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि प्रोसिक्यूशन अपनी स्टोरी में किसी प्रकार का उस इंप्रूवमेंट कर सकता है, अपनी स्टोरी को फुल प्रूफ बना सकता है किसी के खिलाफ केस बनाने के लिए और एविडेंसेस को क्रिएट करने के लिए। मगर जो स्टेट की तरफ से आर्गुमेंट आया, स्टेट की तरफ से आर्गुमेंट ये था
कि यहां पे इस केस के अंदर हमारे पास आई विटनेसेस थे। कौन कौन से आई विटनेसेस थे? साधो मुंडा नाम का एक व्यक्ति था, कुंजल मुंडा नाम का, गोपाल पूरन था, चैत्या पूरन थी, ये सारे आई विटनेस थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बेसिस पे जो एविडेंस एस्टैब्लिश, जो इनका गिल्ट एस्टैब्लिश किया गया, वो लोअर कोर्ट ने बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट ही एस्टैब्लिश किया था गिल्ट। तो उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि नहीं एक डिले और इन लॉजिंग ऑफ एफआईआर की वजह से इनको छोड़ा जाए, इनको एक्विट कर दिया जाए इतने हीनस क्राइम ऑफ मर्डर में, जहां पे इन्होंने इतनी सारे गुट बना के किसी को मारा है, 2 व्यक्तियों की जान ली है। तो वहां पे एक तो आर्गुमेंट ये था, ये आपका सीआरपीसी के पॉइंट से आर्गुमेंट था। दूसरा आर्गुमेंट एक्यूज्ड के एडवोकेट्स ने बोला, यहां पे बोला कि सेक्शन 149 जो अनलॉफुल असेंबली की बात करता है, जिसमें 5 लोगों का होना, क्योंकि लॉ इस तरीके से लिखा है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग जब किसी भी ऐसे काम में विद द कॉमन ऑब्जेक्ट किसी एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, और वो एक्ट सेक्शन 141 में मेंशन है, तब वो अनलॉफुल असेंबली में जो एक्ट करते हैं तो वो पनिशेबल होते हैं। तो वहां पे 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो 5 लोगों या 5 से ज्यादा की जो बात करेगी, तो वहां पे आर्गुमेंट ये दिया गया कि यहां पे जो मर्डर का चार्ज है वो 3 लोगों पे मेनली बनाया गया कि इन लोगों ने जान से मारा, जैसे रविंद्र महतो ने मारा, बलराम महतो ने मारा, तो मर्डर का चार्ज 3 लोगों पे बनाया गया। तो 149 नहीं लगना चाहिए, इनका ये कहना था। मगर यहां पे अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला मैं वो बता देता हूं। पहले मैं 149 की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ने क्या डिसीजन दिया पहले वो समझा देता हूं। 149 के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यहां पे जब इतने सारे लोग, रविंद्र महतो, बलराम महतो, लेम्बो, जगमोहन, फागू, धनंजय, हुना, गिरीश महतो, इतने सारे लोग, मतलब 8-9 लोग किस एक जगह पे गए हैं लाठी लेके, फरसा लेके, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी को ग्रीवियस हर्ट या फिर किसी की जान लेने जा रहे हैं, और ये इससे सब अवेयर थे। और 149 ऐसा कोई भी मैंडेटरी प्रोविजन ले डाउन नहीं करता कि वहां पे 5 को क्राइम करना जरूरी। यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि 5 से ज्यादा लोग हैं, पहली बात, अनलॉफुल असेंबली क्रिएट हो रही है। दूसरी चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है कि अगर उसमें से, उस अनलॉफुल असेंबली में से अगर कोई एक व्यक्ति भी विद द कॉमन ऑब्जेक्ट वो क्राइम कमिट कर देता है, तो उसकी जो लायबिलिटी होगी वो सब पे आएगी। बिकॉज जब आप एक लाठी फरसा लेके कैरी करके जा रहे हो, तो देयर इज अ प्रिजम्पशन कि आप वहां पे कुछ ऐसा एक्ट परफॉर्म करोगे जिससे ग्रीवियस हर्ट या फिर मर्डर भी हो सकता है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्यूज्ड की आर्गुमेंट थी उसको यहां पे खारिज कर दिया, एक्यूज्ड की आर्गुमेंट को एंटरटेन नहीं किया 149 के रिगार्डिंग। अब आते हैं दूसरे आर्गुमेंट जो सीआरपीसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है कि 157 के अंदर फोर्थविथ रिपोर्ट भेजनी होती है। एफआईआर के डिले की वजह से एम्बेलिशमेंट हो सकता है, प्रोसिक्यूशन अपनी स्टोरी को इंप्रूव कर सकता है, बिल्कुल कोर्ट कहती है बात। मगर कोर्ट ने एक और चीज बोली कि यहां पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो गिल्ट एस्टैब्लिश किया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा, वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट एस्टैब्लिश किया गया। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आई विटनेसेस के जो गवाह है, मतलब एविडेंसेस ले डाउन किए गए हैं यहां पे, वो किसी भी प्रकार की ऐसी इंफॉर्मेशन ले डाउन नहीं करते जो मतलब क्रेडिबल ना हो। वहां पे उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि डिले हुआ है एफआईआर की कॉपी भेजने में, मगर उसे सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव माना जा सकता है। इन्फॉर्मेटिव मतलब हाँ ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में एक लैग आ गया, मगर दैट कैन नॉट बी द सोल रीजन, दैट कैन नॉट बी द सोल बेसिस फॉर एक्विटिंग द एक्यूज्ड। क्योंकि अगर ठीक है वो चीज हुई है कि हाँ एफआईआर में डिले हुआ है, मगर दैट कैन नॉट बी द ओनली रीजन कि हम सारे आई विटनेसेस को, उनके द्वारा दिए हुए एविडेंसेस को साइडलाइन कर दें और जस्ट बिकॉज की एफआईआर की कॉपी भेजने में मजिस्ट्रेट को डिले हुआ, इस ग्राउंड को मान के हम सारे एक्यूज्ड को मर्डर के चार्जेस से छोड़ दें। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील थी एक्यूज्ड की वो डिसमिस कर दी और उन लोगों का जो चार्ज, उनका जो सेंटेंस था उनको मेंटेन रखा, उनकी अपील डिसमिस कर दी गई। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डिले इन एफआईआर का जो एक्यूज साइड से आर्गुमेंट अर्जुन मारिक और महराज सिंह की जजमेंट का दिया गया, तो उसको कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया इस पर्टिकुलर केस में। और रीजन यही था कि एविडेंसेस बहुत स्ट्रांग थे और आई विटनेसेस थे, और उनकी स्टोरी जो उन्होंने आई विटनेसेस अपने एविडेंस दिए उन्होंने, उसमें कोई किसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव नहीं थी। बस हाँ एक चीज थी कि डिले इन एफआईआर हुआ है, एफआईआर को दर्ज कराने में और रिपोर्ट को भेजने में डिले जरूर हुआ है, मगर उसे सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव माना जाए, दैट उसको एक सोल फैक्टर बना के किसी एक्यूज को एक्विट नहीं कर सकते। तो ये आपकी रविंद्र महतो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड की जजमेंट है। आई होप आपको जजमेंट समझ आई होगी। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, मैंने सारी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।